जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ये क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और देखो भाई, जो भी यहाँ पर आंसर होगा ना, इतना सिंपल और इतना ईजी होगा क्या पूछो नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर हर एक आंसर को मैंने लिख दिया है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपका याद हो जाएगा। एक भी किताबी भाषा यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आपको बहुत सारा वीडियो इसी चैनल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। और भाई आपको जो भी चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर निरंकुशवाद, देखिए जैसा नाम होता है ना वैसा ही भाई हमारा काम होता है। नाम है निरंकुश, है ना। निरंकुशवाद, निरंकुश मतलब क्या होता है कि जिसका कोई अंकुश ना हो, मतलब उसको जो मन में आएगा वही करेगा। तो ये जो निरंकुशवाद है ये क्या है, तो आप इसको बोल सकते हो ये एक प्रकार का सरकार है। क्या है भाई, एक प्रकार का सरकार है, या फिर एक प्रकार का शासन व्यवस्था है। एक प्रकार का सरकार है या फिर एक प्रकार का शासन व्यवस्था है। और ये कैसा सरकार होगा भाई, तो निरंकुश सरकार, मतलब इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इसको जो मन में आएगा वही करेगा। ये हमेशा अपने प्रजा के ऊपर अत्याचार करेंगे, ये हमेशा अपने प्रजा का शोषण करेंगे। इसको जैसा नियम जैसा कानून मन करेगा वैसे ही नियम बनाएगा, वैसे ही कानून बनाएगा। आपको मन हो, आपको पसंद हो या फिर ना पसंद हो, भाई आपको उस कानून को मानना ही पड़ेगा। बस ये जो सरकार, इस प्रकार का जो सरकार या फिर इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद बोलते हैं। चीजों को मैंने आपको समझा दिया। अब जो आंसर लिखा है उसको देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, मजा आएगा। क्या है कि निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। देखो निरंकुशवाद क्या है, एक प्रकार का सरकार है या फिर एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसकी क्या है, सत्ता पर किसी प्रकार की कोई अंकुश नहीं है। निरंकुशवाद सरकार या फिर शासक हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, वे खुद के बारे में सोचेंगे, कभी भी प्रजा के बारे में, जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। वे हमेशा प्रजा के ऊपर शोषण और अत्याचार करते हैं। वे प्रजा के ऊपर शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे, उसके ऊपर हुकूमत चलाएंगे। निरंकुशवाद सरकार या शासक कभी भी कोई भी नियम या कानून बना देते हैं और इस नियम या कानून को सभी को मानना पड़ता है। और ये जो नियम कानून बनाएंगे, इस नियम कानून को सभी को मानना पड़ेगा, चाहे किसी को पसंद हो या फिर किसी को पसंद नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। वो जो कानून बनाए हैं उस कानून को सबको मानना पड़ेगा। कितने सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने आपको निरंकुशवाद बता दिया। आपके दिल दिमाग हर एक जगह पे बैठ गया है। और भाई दिल में बैठा लो, इसको बना लो आप अपना पहला प्यार। क्या बना लेना है, पहला प्यार, क्योंकि पहला प्यार कभी भी भूले नहीं भुलाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखो आगे अगला है, अगला क्वेश्चन देखो, कल्पनादर्श, जिसको हम लोग यूटोपिया भी बोलेंगे। कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया, जो भी बोलो दोनों का मतलब सेम हुआ। कल्पनादर्श बोलोगे तभी और यूटोपिया बोलोगे तब भी। तो कल्पनादर्श क्या है या फिर यूटोपिया क्या है। देखो भाई, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जैसा नाम वैसा काम। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर कल्पनादर्श को देखेंगे, क्या है कल्पनादर्श, कल्पनादर्श। तो कल्पनादर्श दो चीजों से मिलकर बना है। वो कौन कौन सा दो चीज है, तो देखो कल्पनादर्श में क्या है भाई, एक तो हमारा कल्पना है और एक हमारा आदर्श है। एक हमारा कल्पना है, एक हमारा आदर्श है। कल्पनादर्श में दो चीज है, एक कल्पना है, एक आदर्श है। कल्पनादर्श का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक ऐसे समाज का कल्पना करेंगे, हम लोग एक ऐसे समाज का कल्पना करेंगे जो इतना आदर्श है ना, जो इतना अच्छा है, जो इतना आदर्श है, जो वास्तव में हो ही नहीं सकता है, जो वास्तव में हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार का जो समाज होगा, इस प्रकार का जो समाज होगा, ऐसे ही समाज को हम लोग क्या बोलेंगे, कल्पनादर्श बोलेंगे। देख लो वही मैंने लिख दिया है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना, मतलब हम लोग एक ऐसे समाज का कल्पना करेंगे जो इतना आदर्श है, मतलब जो इतना अच्छा है
कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, और जो सच में हकीकत में कभी होगा ही नहीं, असंभव है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया बोले। देखो भाई मजा आ रहा होगा, आज तक आप लोगों को सोशल साइंस में इतना मजा नहीं आया होगा, टेंशन मत लो, आगे और मजा आएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रेडरिक सरयू कौन था। फ्रेडरिक सरयू कौन था बताना है। सिंपल सा बात है कि फ्रेडरिक सरयू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। मतलब ये क्या थे, चित्रकार थे। कहाँ के, तो फ्रांस के, यानी कि फ्रांसीसी चित्रकार थे। 1848 ईस्वी में इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 1848 ईस्वी में क्या हुआ था, इन्होंने चार चित्रों का क्या किया था, एक सीरीज बनाया था, एक श्रृंखला बनाया था। बात क्लियर, सिंपल सा बात जानो भाई, फ्रेडरिक सरयू कौन थे, तो एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। बात यहीं पर खत्म। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन भाई क्या है कि रूपक से आप क्या समझते हैं। रूपक, रूपक माने क्या होता है, देखो बात को ध्यान से सुनो। रूपक मतलब क्या होता है, जिससे जो भी हमारे अमूर्त विचार होते हैं। अमूर्त विचार मतलब क्या, वैसे विचार जिसका मतलब कोई आकार नहीं है, वैसे विचार। जैसे स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता आप बोल सकते हो, स्वतंत्रता हो गया, लालच हो गया, ईर्ष्या हो गया। तो ये सब जो विचार है, जब ये सब विचार को क्या करते हैं, जब हम लोग किसी वस्तु के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको इंगित करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे रूपक। जैसे भाई बात यहाँ पर ध्यान से सुनो, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो हमारा क्या है भाई, भारत माता है। भारत माता है। अगर आप कभी भी भारत माता का चित्र देखे होंगे, तो भारत माता क्या भाई, तिरंगा जो है ना, हमारे जो तिरंगा है, तिरंगा का साड़ी पहनी हुई है, एक टाइगर है उनके पास। तो मतलब यहाँ पर भारत माता को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बिल्कुल वही चीज है। मतलब बात यहाँ पर यह है कि जब किसी अमूर्त विचार, अमूर्त विचार जैसे कि स्वतंत्रता हो गया, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच, ये सब जो है ये अमूर्त विचार है। ये सब विचार को जब किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी वस्तु के द्वारा जब इंगित किया जाता है, जब इंगित किया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रूपक। और भाई आपको यहां से लेकर यहां तक ही आपको लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है। ये बस मैंने आपके थोड़ी जानकारी के लिए लिख दिया है। अमूर्त माने क्या होता है कि जिसकी शक्ल ना हो, अर्थात जो निराकार हो, जैसे कि भगवान, हवा, ये सब मतलब होता है अमूर्त। इसको आपको नहीं लिखना है, इसको आप मत लिखना। ठीक है, इसको आप मत लिखना। आप केवल क्या करो, आप केवल क्या करो, यहां से लेकर यहां तक लिख दो। बात सिंपल है। जो अमूर्त विचार होते हैं, अमूर्त विचार को जब किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी वस्तु के द्वारा जब इंगित किया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है रूपक। बस कहानी खत्म। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थी। अभी भाई हम लोग रूपक के बारे में बात कर रहे थे, तो मारियान और जो जर्मनिया है ना, ये दोनों क्या है, नारी रूपक है। क्या है, नारी रूपक। तो देखो मैंने लिखा है कि मारियान और जर्मेनिया दो नारी रूपक है। मारियान जो है ये फ्रांस देश की नारी रूपक है, और जर्मनिया जो है ये जर्मनी देश की नारी रूपक है। बात सिंपल। मारियान और जर्मनिया कौन है भाई, तो ये दोनों क्या है, नारी रूपक है। क्या है, नारी रूपक। जैसा नाम वैसा काम। देखो यहां पर जर्मेनिया है, जर्मेनिया से आ रहा है हमारा जर्मन या फिर आप जर्मनी जो भी बोलो, तो ये जर्मनी देश की नारी रूपक है। और जो मारियान है ये हमारे फ्रांस की, यानी कि फ्रांस देश की नारी रूपक है। बात क्लियर। आगे देखो, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सरयू कौन था। अभी मैंने बताया भाई ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। क्या थे, फ्रांसीसी चित्रकार। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, जिउसेप्पी मैत्सिनी कौन था। तो जिउसेप्पी मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। इटली का क्या था, एक महान क्रांतिकारी था। आगे देखो ना, जिउसेप्पी मैत्सिनी से रिलेटेड आपको और आगे और क्वेश्चंस मिलेगा, टेंशन नहीं लो। आगे देखो, देखो आगे देखो, आया ना। जिउसेप्पी मैत्सिनी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो इनका जो जन्म है भाई 1807 में हुआ था। कहां हुआ था, तो जेनोवा। देखो जेनोवा ऐसे लिखा रहता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, या फिर ऐसे लिखा रहता है जेनोवा। देखो मतलब यहां पर व में आकार वा लिखो या फिर आ लिखो, दोनों का मतलब सेम ही हो जाए।
बात क्लियर। तो आप और एक बात देख लो और समझ लो, जेसीपी मेदिसिनी का जन्म 1807 में हुआ था। कहां हुआ था? जेनोवा में। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप ऐसे लिखना, जेनोवा, जेनोवा में हुआ था। बात क्लियर, बात समझ में आ गया। चलो आगे देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जेसीपी मेदिसिनी ने कौन से दो गुप्त संगठनों की स्थापना की थी? तो जेसीपी मेदिसिनी ने दो गुप्त संगठन बनाए थे। कौन कौन सा? तो देखो, एक मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक दो गुप्त संगठन बनाए थे। ये दो गुप्त संगठन बनाए थे। किसने बनाया था भाई? तो जेसीपी मेदिसिनी ने बनाया था। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की? तो यंग इटली भाई एक गुप्त संगठन था और इसकी जो स्थापना है जेसीपी मेदिसिनी ने किया था। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया इनका जो स्थापना है जेसीपी मेदिसिनी ने किया था। इसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? कौन था भाई? मॉन्टेस्क्यू। इसके लेखक का नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू इसके लेखक थे। सिंपल सा कहानी है, देख लो। इसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो यहां पर, ये जो अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो देखो वियना सम्मेलन में जो मेजबानी है ना, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? ड्यूक मेटरनिक। खोपड़िया में घुसा लो, दिल में घुसा लो, ठीक है, दिल में जो है उसको निकालो, इसको घुसाओ, ठीक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? देखो ये एक यहां पर एक लाइन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये जो लाइन है ना भाई, किसने दिया है? मैटरनिक ने। किसने? मैटरनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि मारियान किस देश की नारी रूपक थी? भाई फ्रांस, अभी मैंने बताया। जर्मेनिया जर्मन देश की और मारियान फ्रांस की नारी रूपक थी। तो ये चीज क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले, अगला क्वेश्चन, जर्मेनिया किस देश की नारी रूपक थी? अभी बताया गया, जर्मन देश, यानी कि जर्मनी। देखो जर्मनी बोला जाए, जर्मनी बोला जाए या फिर जर्मन बोला जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, जर्मनी बोलो या फिर जर्मन बोलो। अगर हम लोग आगे बात करें, आगे देखें, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था भाई? तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति था, एक सेनापति था, एक महान सेनापति था। इसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त किए थे। इनके नेतृत्व में फ्रांस बहुत सारे लड़ाई को जीते थे, युद्ध को जीते थे। 1804 में उसे फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। देखो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का शासक, राजा घोषित कर दिया जाता है। बात क्लियर? खोपड़िया में घुस गया। आगे देखो इसके बाद आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, जनमत संग्रह। सिंपल सा बात है, जनमत संग्रह। यहां पर जनमत में क्या है? जन है और मत है। देखो जनमत में क्या है? जन है और मत है। जन माने होता है पब्लिक, आम पब्लिक, आम जनता, और मत माने होता है वोट, मत माने होता है वोट। ये जो जनमत संग्रह है ना, ये क्या है भाई? एक प्रकार का वोटिंग करने का तरीका है। मान के चलो, एक्चुअली में देखो इसमें होता क्या है, सबको क्या करेगा, सबको मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, सबको एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, जितने भी लोग हैं सबको एक जगह पे इकट्ठा करेगा, और जो भी प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के बारे में बोलेगा। जैसे मान के चलो कोई प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव के बारे में सबसे पूछा जाएगा कि कौन कौन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है और कौन कौन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा है, मतलब इसको कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है और कौन कौन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो मतलब यहाँ पर एक वोटिंग होता है, इसी को जनमत संग्रह के नाम से जानेंगे। अब देखो क्या है, जनमत संग्रह एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान है, प्रत्यक्ष मतदान यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। कोई भी एक प्रस्ताव आया, ठीक है, कोई भी प्रस्ताव आया, जैसे कि मान के चलो हम लोगों ने, मैंने आपको बोला कि बोलो बच्चा पढ़िए, आप लोगों को किस चीज का वीडियो चाहिए, ठीक है, तो बस वही उसी प्रकार से होगा। या फिर अगर ऐसा आप इस चीज को समझ सकते हो, मैं बोल दूंगा कि अरे सुनो कल से तुम लोगों का ना साइंस का वीडियो मिलेगा, कल से तुम लोगों को साइंस का वीडियो मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोले नहीं नहीं सर साइंस नहीं चाहिए, कोई बोलेगा हाँ सर साइंस चाहिए। तो ये जो चीज है ना, बस
यही है आपका जनमत संग्रह। कोई भी चीज है यहाँ पर, जो भी मतलब जनता है, जो आम पब्लिक जो है, उनसे बस ये राय लिया जाता है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो यानी कि स्वीकार कर रहे हो, या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो यानी कि स्वीकार नहीं कर रहे हो। बस ये दो चीज यहाँ पर पूछा जाता है। ये होता है हमारा जनमत संग्रह। आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? देखो निर्जातीय मतलब यहाँ पर क्या है भाई, ये जो निर्जातीय है आप इसको बोल सकते हो मतलब एक समूह है, एक ऐसा नस्ल है ना जो मतलब कितनों भी जनसंख्या के अंदर छिपा हुआ रहे वो अपने आप को पहचान लेगा। उन लोगों का मानना है कि हमारे पास, उनको खुद लगता है या फिर दूसरे कोई बोलते हैं, मतलब उन लोगों का ये मतलब विश्वास है कि उन लोगों के पास कोई ऐसा मतलब क्षमता है जो किसी और के पास नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि निर्जातीय एक ऐसा साझा नस्ली, जनजातीय या फिर सांस्कृतिक समूह है जो किसी जनसंख्या में आसानी से पहचान लिया जा सके। मतलब ये पहचान लेगा, अपना बिरादरी को ही पहचान लेगा, वही चीज है। देखो व्यक्तियों के एक ऐसे समूह को निर्जाति के रूप में परिभाषित किया गया है जो स्वयं या दूसरे के द्वारा यह समझे जाते हैं कि उनमें कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य समाज से अलग करती है, जो औरों के पास नहीं है। तो आप ये डेफिनेशन बोलोगे तब भी आपका सही है, अगर आप ये डेफिनेशन बोलोगे तब भी आपका सही है। आप दोनों में से कोई सा भी डेफिनेशन बोलो भाई, बिल्कुल 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 सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? देखो राष्ट्रवाद में एक वर्ड है राष्ट्र, एक वर्ड क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र माने होता है भाई देश। अब देखो राष्ट्रवाद मतलब होता क्या है, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग भारत देश को तरक्की करते हुए देखें, हमारे मन में भारत देश के प्रति प्रेम हो, भारत देश के प्रति सम्मान हो, आस्था हो। तो ये जो भावना होती है ना, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखो लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। ये एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जगाता है। तो भाई देखो जाहिर सी बात है, कोई बाहर वाला, कोई विदेशी अगर हमारे ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है, और सबके मन में अगर भारत देश के प्रति अगर लगाव हो, भावना हो, तो जाहिर सी बात है कोई चुप नहीं बैठेगा, सब कोई वहां पर दौड़ के लड़ेगा और जो भी मतलब आक्रमण करने आए हैं भाई उनको बाहर निकालेगा। तो एक ये जो होता है ना, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, अगर देश के प्रति सबका समान भाव है, समान भावना है, सभी को लगाव है, तो यहाँ पर सब क्या होंगे भाई? एकता में रहेंगे। सब क्या होंगे? एकता में रहेंगे। और एकता जैसा कोई बल नहीं, क्योंकि बोला जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। भाई एकता में बहुत बल है। बात क्लियर? आगे देखो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद, देखो उदारवाद माने क्या होता है? ये जो उदारवाद, ये जो शब्द आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस एक्चुअल में इसका जो निर्माण हुआ है एक लैटिन भाषा के एक शब्द से हुआ है जिसका नाम है लिबर। देखो लिबर, इसका माने होता है आजाद। इसका मतलब क्या होता है? आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद मतलब होता है भाई आजादी, सबको आजादी मिले और सबको कानून के समक्ष सबको समान हक मिले, सबको समान अधिकार मिले, कोई छोटा कोई मोटा कोई बड़ा नहीं, ठीक है, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सबको समान समान हक दिया जाए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे नाटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे बोना हो, कुछ भी हो, उसको क्या हो? समान समान हक दिया जाए। उदारवादी सरकार सबकी सहमति पर बनता है, और ये जो उदारवादी सरकार जब भी बनाए जाते हैं, तो जब तक सबका सहमति नहीं होगा भाई तब तक उदारवादी सरकार नहीं बनता है। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति पर जोर देता है। ये जो उदारवाद सरकार है, देखो जब यहाँ पर एक बात जब आ जाता है कि सबको साथ लेकर चलना, सबके लिए समान कानून बनाना, तो जाहिर सी बात यहाँ पर निरंकुश का, यहाँ पर क्या होगा? निरंकुश का यहाँ पर समाप्ति ही होगा। क्यों समाप्ति होगा भाई? क्योंकि निरंकुश में तो ऐसा नहीं होता है, खुद का देखा जाता भाई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जानता। तो निरंकुश में ये डायलॉग है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जानता, मतलब लोगों से हमको मतलब नहीं है, अपना काम बन रहा काफी है। लेकिन उदारवाद में नहीं, सबको संभाल लेकर चलना, सबको साथ में लेकर चलना है, सबको आजादी मिले, तो ये चीज है। आगे देखो आगे क्या है भाई? जोल्वेराइन क्या है? तो जोल्वेराइन एक व्यापारी शुल्क संघ था, मतलब एक व्यापारियों का एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना प्रशिया के अनुरोध पर 1834 ईस्वी को हुई, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। तो ये एक्चुअल में क्या है भाई? ये जो जोल्वेराइन है ये हमारे एक व्यापारी शुल्क संघ है।
बात क्लियर, सब कुछ समझ में आपको आ गया। तो ये था हमारा आज का सुंदर सा प्यारा सा वीडियो। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोग वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और जो भी मैंने आपको बताया भाई बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से आप लोगों को बताया है। और आगे बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।